बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, हालांकि बैंक, रियल एस्टेट और एनर्जी शेयर्स में कमजोरी, लेकिन मिड कैप शेयर्स में तेज खरीदारी। मैरिको और डाबर के पहली तिमाही के अपडेट से रूरल इंडिया में रिकवरी के संकेत। पूरा एफएमसीजी सेक्टर जोश में, मैरिको और डाबर 5-5% ऊपर। बजट में रेलवे पर खर्च बढ़ने की उम्मीद में पूरे रेल सेक्टर में बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल 10-10% तक तेजी के साथ लाइफ हाई पर। Q1 में सुस्त बिजनेस अपडेट के बाद टाइटन 4% फिसला। सोने की ऊंची कीमतों के चलते ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ महज 9% रही। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिपॉजिट और लोन ग्रोथ में 12 तिमाहियों में सबसे कम, शेयर 3% नीचे। और भारी बारिश के चलते पानी पानी हुई मुंबई, कई जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम। रेलवे और हवाई सेवाएं भी प्रभावित, सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेन प्रभावित। इधर इंडिगो ने यात्रियों को फुल रिफंड या दूसरी फ्लाइट का विकल्प दिया। चलिए, आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी से बातचीत होगी और आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक मार्केट व्यू। सर्वेंद्र जी, क्या लग रहा है मार्केट में? नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक जैसे मैं ये हफ्ता रीड कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत क्रूशल हफ्ता अभी आगे आपका बनने वाला है। ये हफ्ता और मे भी एक और अगले हफ्ते के भी 2-3 दिन। सो अगले 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाजार के समीकरण के हिसाब से। कारण मैं बताऊं कि देखिए, इलेक्शन वाले लो के बाद से आप ऑलमोस्ट 15% दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में आप रिटर्न्स दे चुके हैं। काफी फास्ट और काफी बढ़िया ये रिटर्न्स रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने लास्ट शो में बात की थी फ्राइडे को, कि भाई शॉर्ट टर्म में सेटअप्स थोड़े ओवरबॉट हो गए हैं और एक छोटा करेक्शन पॉसिबल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो मुझे दोनों के, निफ्टी के केस में मुझे लगता है, जो मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई बहुत ज्यादा 24,500 24,600 के बहुत ज्यादा पार नहीं निकल पाएगा, और नीचे में मुझे लगता है 23,000 23,500 के टारगेट्स कहीं उस रेंज में कहीं नीचे आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ये 100-200 पॉइंट ऊपर जाएंगे, आई थिंक शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड्स उतने बेहतर नहीं रह जाएंगे। तो थॉट यही रहेगा निफ्टी के लिए कि भाई टुवर्ड्स 24,500 24,600 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधिए। जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं, बट आई थिंक इंक्रीमेंटली रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया बचा नहीं है। और सेम चीज बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई होती है। मुझे लगता है 53,000 53,500 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। तो ये हफ्ता आप डिसाइड करेगा कि अगर रिवर्सल आ रहा है तो उसका नेचर क्या है, कितनी इसमें स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी हमें ये 10 दिनों में मालूम चलेगा। तो फिलहाल ये, जैसे मैंने बोला, एक हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा कॉशियस एंड रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से उतने बढ़िया नहीं रह गए, तो थोड़ा मुनाफा वसूली की राय रहेगी मेरी तरफ से। ओके, ये राय बनती है मार्केट पे। चलिए अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल है एनसी मंडल का, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है हमारे साथ। रायगढ़ या रायपुर होगा, चलिए पूछते नहीं से। मंडल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। रायपुर एक कैपिटल है, रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, डिस्ट्रिक्ट है। बताइए सर, क्या सवाल है? ऐसा है, आईडीबीआई बैंक में मेरा 390 शेयर है। ये मेरा एवरेज 92.96 में है। तो मेरा ये क्वेरी है कि ये 100 कब क्रॉस करेगा? बताइए सर जी। दूसरा, हाँ बोलिए। एक रेन इंडस्ट्रीज है जिसमें क्वांटिटी 80 है। एवरेज प्राइस उसका 204 रुपया 85 पैसा है। तो इसमें एवरेज करने का अभी राइट टाइम ये है क्या? सरवन जी, आईडीबीआई और रेन। देखिए, आईडीबीआई में अब ये समय पूछ लेते हैं तो समय अब एक ऑलवेज एक एस्टिमेट रहता है, प्राइस एक अच्छा एस्टिमेट रहता है, बट आप समय पे अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी जैसे अभी बाजार चला है, इतना फास्ट चला है, जो मैं अभी बोल रहा था इलेक्शन के बाद से, तो समय का हम अनुमान लगाएंगे। आईडीबीआई के लिए अगर इनको 100 के पार के टारगेट्स चाहिए, तो ये जो करंट कंसोलिडेशन चल रहा है 90 से लेके 80 के बीच में, एक अच्छी ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन चल रही है, तो आई थिंक इसका ब्रेकआउट अब जरूरी है। तो 90-92 के ब्रेकआउट अगर यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है जिस दिन वो ब्रेकआउट हुए 10 दिन के अंदर ही अंदर 100 के टारगेट्स आएंगे। बट जब तक उस रेंज को ट्रेड कर रहा है तब तक आई थिंक और टाइम यहाँ पे थोड़ा स्पेंड हो सकता है। तो यस, ब्रेकआउट में इनके टारगेट्स आएंगे, बट जब ब्रेकआउट होगा 92 का तब। और जहां तक रही रेन की बात, यहाँ मुझे लगता है कि ये एवरेज करने की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए, अगर इनको एवरेज करने के लेवल चाहिए तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, जहां पे उसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं, उसके आसपास 150-160 के आसपास, अगर उस एरियाज में अगर ये कहीं कुछ थोड़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल आई थिंक जो है उसी में बने रहें।
ये जो है उसमें बने रहें और एक रेंज आएगी तब आपको इसमें और ऐड करना। आईडी में भी होल्ड करिए, देखिए 100 रुपये के लक्ष्य इसमें बनेंगे। अगला सवाल है संदीप का, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी नमस्कार। सर इरिडा के शेयर है मेरे पास 200 165 रुपये के भाव पे एवरेजिंग करने के बाद, और बैंक ऑफ इंडिया के 50 शेयर हैं एट ₹136। तो सर होल्ड करूं या? बट इरेडा में तो अच्छा फ़ायदा हो रहा है आपका। सर और बैंक ऑफ इंडिया 136 पे 120 चल रहा है अभी। हाँ सर, इसमें थोड़ा लॉस में होगा। सर जी इरेडा में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनको, जी क्या राय बनेगी इसमें? अभी बने रहे? देखिए, दायरा अगर इनका इसमें डेटा थोड़ा कम है, बट जो इसकी हाईएस्ट जो हाई लगी थी तकरीबन 220 के आसपास, आई थिंक उसको इसने डिसाइसिवली ये महीने में निकाला है। तो मेरे हिसाब से जब ऐसा होता है और स्टॉक अपने प्राइस हिस्ट्री के ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, ऑल टाइम हाईस पे चल रहा है, तो आई थिंक बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ इस्तेमाल करें। अगर थोड़े से मॉडरेट रिस्क से चलना चाहते हैं या थोड़ा पैसिव रहना चाहते हैं तो 200 रुपए के नीचे इनकी कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं। और थोड़ा सा अगर माइंडसेट थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव है, मतलब मॉडरेट रिस्क वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इनको 214 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 214 का स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रहेगा, बट वो अगर रखेंगे तो थोड़ा मुनाफा भी इनके पास बना रहेगा और 1 से 3 महीना ट्रेड को एडा में ये और दे दे। मेरे ख्याल से जिस तरह से चल रहा है और नई टेरिटरी में है, 265 270 के स्तर भी यहाँ पे आ सकते हैं। उस समय चाहे दोबारा राय ले ले या चाहे तो थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें उस समय। एडा के लिए मेरी ये राय रहेगी। और बैंक ऑफ इंडिया में तो मैं यही बोलूंगा जो हम लास्ट शोज में बोल रहे थे कि देखिए बहुत चला हुआ है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। हमको नीचे में कहीं अच्छा लगता था, अब कहीं एक करेक्शन तो आएगा। इतना जब कोई चीज चलती है तो आई थिंक स्टॉक अच्छा है, टाइमिंग इनकी में भी थोड़ी प्लस माइनस है, बट अगर पेशेंस से बने रहेंगे और अगर इनके पास 12 महीने प्लस का पेशेंस है तो बैंक ऑफ इंडिया में भी मेरे हिसाब से बने रहे, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान ना हो। और नीचे में फिर जैसे कहीं और ऐड करना चाहे तो अराउंड 100-105 एक बार दोबारा मन बना सकते हैं थोड़ा ऐड करने का बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया पे ये राय बनी। अच्छा सरवीन जी, आगे अगला सवाल है, इससे पहले ये मैरिको डाबर पे आपकी क्या राय बन रही है? आज 4-5% ऊपर है। सर आप ही का शो और कितने महीनों से बोल रहे हैं कि भाई इस समय अगर सेफ थोड़े पैसे बनाने, चला में भी बहुत कुछ है, बट जब आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं तो आई थिंक फार्मा, आईटी और एफएमसीजी ये तीनों हमारे पिक रहे हैं नीचे से। लास्ट 3-4 महीनों में जब भी कुछ भी सोचा है लेने का या बोला है लेने का तो यही 3 स्पेसेस में किया है। तो आई थिंक मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूँ। या परफॉर्मेंस थोड़ी और भी चल सकती है। और मैंने लास्ट में ही बोला था कि भाई अगर किसी कारण से बाजार में करेक्शन भी आता है तो ये सारे नाम, डिफेंसिव नाम जो है ये आउट परफॉर्म कर जाएंगे बाजार को। तो मेरा मानना अभी भी है कि इनमें रुझान पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए आपको सरप्राइज करते हैं। आरवीएनएल देखिए सर, आज 13% ऊपर है। जी 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 जी, अब बताइए। जी देखिए, ये सब शेयर्स एक जमाने में जब लोग इसमें फंसे थे तब बहुत इसमें सवाल आते थे रेलवे स्टॉक्स में, और अब सारे नाम बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। तो आई थिंक अब बजट, प्री बजट रैली है, इनमें सब में ये रहता है। फर्टिलाइजर और रेलवेज, आई थिंक ये 2 नाम ऐसे रहते हैं, 2 स्पेसेस ऐसे रहते हैं कि जो बजट के आसपास हमेशा आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो उसी रुझान में ये चल रहे हैं। तो नए रिस्क रिवॉर्ड और नए समीकरण तो देखिए नहीं बन रहे हैं, माफी चाहूंगा कि वो तो नहीं बन रहे, बट जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आई थिंक जिनके पास है वो ट्रेड में बने रहे और नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए इस रैली का मजा लें। 20 दिन के लिए रैली का मजा लीजिए। और देखिए क्या ज़बरदस्त रैली आरवीएनएल बनी। अभी जनवरी में ये 200 रुपये के आसपास था मेरे ख्याल में, शायद। बहुत ज़बरदस्त रैली इसमें बनी है। खैर चलिए, अगला सवाल है जय सुराना का, बारामती महाराष्ट्र से। जय साहब बताइए। एचडीएफसी के 50 शेयर्स लिए थे 1650 पर, और एटीजीएल के 65 शेयर्स 1948 पर। दूसरा वाला कौन सा बोला आपने? एटीजीएल, अदानी टोटल गैस। अच्छा, अडानी टोटल 948 पर लिया था सर। 948 पे लिया था। और सबसे पहले एचडीएफसी बैंक लेते हैं 1650। सरवीन जी, एचडीएफसी बैंक अभी बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ रैली आई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गया एचडीएफसी बैंक, और दबाव महसूस कर रहा है स्टॉक। इनकी जो कॉस्ट है वो 1650 की है जी। बने रहना चाहिए इनको या क्या स्ट्रेटजी बनाए इसमें? देखिए, इनके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। लास्ट शोज में भी जब भी हमने इसको डिस्कस किया, हमने यही बोला कि 2021 का जो यूक्रेन हाई, जब भी हम किसी से और अभी और एक हम जब गेस्ट से बात कर रहे थे तो
उस हाई की, उस लेवल्स की चर्चा कर रहे थे कि भाई जो यूक्रेन हाई था सितंबर अक्टूबर 21 वाला, उन हाई 1750 1730 के आसपास ये रहता था, और उनसे बहुत ज्यादा उसके बाद ये एचडीएफसी बैंक ऊपर जा नहीं पाया है। किन्हीं भी कारणों से लास्ट 3-4 साल में 1750 के ऊपर बहुत ज्यादा मंथली क्लोजेस नहीं आए हैं, और उन एरियाज राउंड नंबर्स के आसपास ये दम तोड़ देता है। बट नीचे में भी अगर आप देखें तो 1400 के नीचे बहुत ज्यादा जाता नहीं है। तो इसकी ब्रॉड रेंज वही 1400 1450 से लेके ऊपर में 1700 1750 की बनी हुई है। उस रेंज के अब कहीं ये मिड जोन पे तो नहीं है, थोड़ा हायर एंड पे ही है। तो मेरी थॉट तो ये है कि जिस तरह से ये पलटा है, अल्टीमेटली फिर ये अपनी उसी रेंज को ट्रेड करता रहेगा। तो ये रिस्क जरूर है यहाँ पे कि अपनी रेंज के लोअर एंड की तरफ फिसलेगा। तो बट अगर इनका टाइम फ्रेम बड़ा है तो इनको चिंता नहीं होनी चाहिए। 12 महीने प्लस का टाइम फ्रेम है तो फिर 1400 1450 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो चाहे तो डिलीवरी पोजीशन में बने रहे, अन्यथा मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में या एक कॉस्ट के आसपास ही है, निकल जाए। यही बैंक इनको नीचे लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। उस समय ये 1450 के आसपास ये एंट्री इसमें दोबारा मार सकते हैं। 1450 से 1750 तक की एक रेंज बन गई है जो कि बहुत दिनों से तोड़ नहीं पा रहा है। तो आपकी कॉस्ट के आसपास है, चाहे तो आप निकल के नीचे लीजिएगा, या आप लंबे समय वाले हैं तो फिर आस पे बने रह सकते हैं। अजय का एक और स्टॉक है अडानी टोटल, 948 पे लिया इन्होंने, उस पर क्या करें? देखिए, एमबीए के दिनों में पढ़ा करते थे बीसीजी मैट्रिक्स। तो अगर आप इस पूरे ग्रुप की एक बीसीजी मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये उसमें एकदम अंडर परफॉर्मिंग, मतलब डॉग ये रह गया है और ये चल नहीं पाया है। जबकि इस ग्रुप के काफी सारे शेयर वो खराब न्यूज आने के बाद, डेवलपमेंट्स आने के बाद चल गए। तो मुझे नहीं समझ, ऑनेस्टली मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज्यादा इनमें, इस स्टॉक में। जब तक ये कुछ अच्छी चीजें बना ना ले, कोई अच्छे पैटर्न ना बना ले, तो फिलहाल के लिए तो मेरा ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। और राय रहेगी कि इनको कि भाई उछालों में निकल जाए, जब तक कोई डिसाइसिव इसमें कुछ बन नहीं जाए। 1200 के ऊपर जा नहीं पा रहा है लास्ट 1.5-2 साल से, तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक इसमें नए रिस्क रिवॉर्ड, नए समीकरण मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहे। और जैसे कि मैंने बोला, विद इन रोटेशन ये सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो लिस्ट में होना नहीं चाहिए इनकी। इसमें से निकलने की कोशिश करें, उछालों में इसमें से निकलने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है अमित निसाल का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। अदानी पावर के 20 शेयर्स लिए मैंने 757 के भाव में, और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। सरवीन जी अडानी पावर चार्ट देखिए जरा, 757 पे लिए हैं जी, और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर की स्टोरी तो बड़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली जी। चार्ट पे क्या बोल रहा है ये? देखिए, अगेन मे बी गुड स्टॉक बट रॉन्ग टाइमिंग इन द स्लाइटली लॉन्ग टर्म। अगर आप इसको देखें तो आप ये समझिए कि भाई ये स्टॉक 41 रुपया हुआ करता था, नॉट वेरी फार बैक। ये 2020 में कुछ 40 रुपए का भाव था, और कोविड लो में देखूं तो उसके नीचे के लेवल्स इसमें यहाँ दिखते हैं। तो बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है 4 सालों में, और यही कंटिन्यू रहेगी ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक 6-12 महीने की साइडवेज जोन में जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें 650 से लेके ऊपर में यही 800 तक की एक रेंज बनेगी। उस रेंज के बीच में क्या थोड़ा नीचे की तरफ ही है, तो आई थिंक 650 के लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे। जब तक उनके ऊपर बना रहेगा तब तक मुझे लगता है कि ये 650 टू 850 की रेंज ट्रेड करता रहेगा, और उस रेंज को इनको ट्रेड करना चाहिए। तो इनकी एवरेजिंग नीचे आती जाएगी। अगर थोड़ा ऊपर बेचेंगे फिर नीचे लेंगे, ऊपर बेचेंगे, तो अगर स्टॉक में इनको इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रैटेजी इनको नेक्स्ट 12-18 महीने इसमें डिप्लॉय करनी चाहिए कि ऊपर के भावों में 800 के आसपास थोड़ा बेचें और 650-700 में लेने की कोशिश करें। ओके। मुकेश पाटीदार जी नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश जी बताइए। सर मैं ये है, मैं अभी नया जुड़ा हूँ इसमें सर। तो जो सुजलोन के मैंने सर खरीदे थे 16 रुपए में खरीदे थे सर 60 शेयर, और रेल विकास निगम के खरीदे थे 45 शेयर मैंने 35 रुपीज में सर। तो इनको मैं और मतलब ऐड करना चाहता हूँ आगे लॉन्ग टाइम के लिए, क्या कर सकता हूँ सर? अभी दोनों शेयर रखे हैं आपके पास? हाँ सर, दोनों ही रखे हैं मेरे पास। ओके। सुजलॉन 16 रुपए पे चल रहा है 55, आरवीएनएल 35 रुपए पे जो चल रहा है 550। सरेंज और खरीदना है, खरीद ले क्या? अभी तो एवरेज काफी नीचे आ जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन जरूरी है, और कम से कम आप 10 स्टॉक से तो स्टार्ट करेंगे जहां आप 4-5 सेक्टर को एलोकेशन दे सके। पैसा आपके पास कुछ भी हो, कम है कि ज्यादा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट जितने भी पैसे हैं उनको आपको 10 टुकड़ों में डाल के लगाना है। अब आप ये 2 स्टॉक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इन्हीं 2 को क्यों लेना है? आपको 8 स्टॉक और कम से कम
और अच्छे स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, 4-5 सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देना है। और जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब तो आपको उस समय ब्लू चिप में रहना है। आपका यूनिवर्स जो है वो कहीं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के आसपास होना चाहिए। तो आई थिंक टॉप 100 स्टॉक्स में आइडियाज निकालें और रिमेनिंग 8 स्टॉक वहां लेने की कोशिश करें बनस्पत इन्हीं 2 को ऐड करने की। इनमें तो आपके पैसे बन रहे हैं। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें, प्रॉफिट में जितना आप ड्रॉडाउन ले सकते हैं उतने ड्रॉडाउन के हिसाब से आप अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ जरूर निर्धारित कर लें। बाकी नए 8 स्टॉक ढूंढें निफ्टी 100 में से और उनमें पैसा डालने की कोशिश करें। ओके, और नए ढूंढ के अच्छी क्वालिटी के मिल जाए तो उस पर डालिए। और ये 2 स्टॉक अब चूंकि बहुत लो प्राइस पे आपने लिया, बने रहिए, तो ये आपके लिए राय बन रही है। सरवेन जी ना, मज़ा नहीं आता। देखो अब ये छोटे वाले शेयर में अब इस समय मुकेश जी एकदम बल्लियों उछल रहे होंगे। ये लिया था 16 में 54 है। सरवेन जी पता नहीं क्या बता रहे हैं। 35 में लिया था 550 हो गया। अभी समझ में आएगा HDFC किसी को? नहीं सर, यही बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग सोचते हैं कि पेनी स्टॉक और छोटे स्टॉक लेके पैसे बनेंगे। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको केवल परसेंटेज रिटर्न सोचना है। उसके बाद आपका रिस्क डिसाइड हो जाएगा कि भाई मैं 50% कमाना चाहता हूं तो फिर तो मुझे जाके यही सब मिड कैप स्मॉल कैप ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 20-25% में खुश हूं तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो आपको 20% का रिटर्न कंपाउंडिंग लास्ट 3-4-5 सालों में दे रहे हैं। तो आई थिंक मैं हमेशा रिस्क वेटेड रिटर्न समझता हूं। क्वालिटी में अगर मेरा 20% बन रहा है और स्लाइटली लोअर क्वालिटी में मेरा 30% बन रहा है तो मैं फिर भी क्वालिटी के साथ ही जाऊंगा। मैं 20% में ही खुश रहूंगा, मुझे 30% नहीं कमाना है रिस्क लेके। देखो 20-30 का ठीक है, ये अपनी अपनी राय। यहाँ तो एक्स टाइम में बन रहा है सर, परसेंटेज की कौन बात कर रहा है। 10x 15x इस तरह जब पैसा बनता है ना तो आदमी अपनी सावधानी भूलता है। मुकेश जी आपके लिए राय ये है कि अच्छी क्वालिटी स्टॉक लिए, ये चल गए, आपकी किस्मत अच्छी थी, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बने रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पैसा बन रहा है तो बने रहना चाहिए, लेकिन बाकी और जो लें तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लें। चलिए अगला सवाल फटाफट लेते हैं। हमारे साथ इरशाद अली जुड़ रहे हैं सतना से। इरशाद बताइए सवाल। हाँ सर, मेरे पास रैमको सीमेंट है 903। अपने टीवी बंद करो पहले आप। सर मेरे पास रैमको सीमेंट है 50 शेयर 903 के एवरेज पर। ओके, 3 महीना के लिए मैं इसका कुछ भविष्य जानना चाहता हूँ। यार 100 रुपये तो पहले ही नुकसान हो रहा है। सरवेन जी 3 महीने के लिए राय चाहिए, 100 रुपये अभी लॉस में है ये। देखिए जब 3 महीने का व्यू ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो गया मंथ है ये एक अच्छा ग्रीन बार है गए मंथ का, बट उस मंथ का लो भी थोड़ा नीचे है। तो 706 रुपए पे, तकरीबन 700 रुपए के आसपास वो लोज है। तो मेरे हिसाब से इनके लिए वही 700 रुपए का जो लो हो जाता है वो अब इनके लिए नेक्स्ट 3 महीने के लिए बेंचमार्क हो जाता है डिसाइड करने के लिए। तो जब तक उसके ऊपर बना है तब तक इनके पास उम्मीद है कि भाई ऊपर के जो लेवल्स, जब ऊपर का ब्रेकआउट होगा उस बार का जो हाई है 893, तो आई थिंक 893 900 ये अब इसके लिए एक ब्रेकआउट जोन है। और फिलहाल 700 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा मेरा मानना है। तो आप ट्रेंड के बीचों बीच, रिस्क रिवॉर्ड जोन के बीचों बीच हैं। मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे। पैटर्न तो अच्छा बना हुआ है, तो होपफुली 7 आउट ऑफ 10 इस सेटअप में ब्रेकआउट ऊपर का होता है। तो लग तो रहा है 900 रुपए का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में बने रहे 6 महीना नहीं, अगर 9 महीने बने रहेंगे तो शायद 900-950 के स्तर भी इनको यहाँ ऊपर में आते हुए मिल जाए तो थोड़े इनके पैसे बन जाएंगे। तो 3 से 6 महीने बने रहे 700 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो इरशाद 3 से 6 महीने तक बने रहिए। क्विकली एक और सवाल लेते हैं। नितिन का कोलकाता से जुड़ रहे हैं। नितिन बताइए सवाल। सर मेरे पास टेक सॉल्यूशन के 4,500 शेयर है 29 रुपए में, और 3 महीना हो चुका है, क्या करना चाहिए सर? दिखाओ भाई टेक सॉल्यूशन का भाव क्या चल रहा है इस समय। 3 महीना हो चुका है, 4,500 शेयर लिए हैं 29 रुपए के भाव पर। दिखाइए डॉक्टर साहब, टेक सॉल्यूशंस का प्राइस 20 रुपये चल रहा है अभी, तो 8 रुपये का नुकसान है भाई। सरवेन जी टेक सॉल्यूशंस। देखिए जब 300 रुपए वाली चीज 30 रुपए में जाके लेते हैं 90% नीचे, और वहां से भी देखिए पैसे नहीं बन रहे हैं, तो ये सबके लिए एक लर्निंग भी है लोगों के लिए कि भाई अभी जो मैं इसके पहले ही बोल रहा था कि जब आप क्वालिटी में रहेंगे तो इस तरह की निराशाएं नहीं होंगी। आप ज्यादा क्वांटिटी लेने के चक्कर में एक लो प्राइस शेयर लेते हैं, बट उसमें क्वालिटी नहीं होती, तो फिर यही तकलीफें होती हैं। यही पैसा अगर आप चाहते किसी बड़े स्टॉक में डालते तो आज 15-20 निफ्टी ने 15% का रिटर्न दे दिया है लास्ट 1 महीने में, तो आपके पैसे वहां बनते थे। मेरी तो राय रहेगी भाई उछालों में निकले। कंपनी खुद के लिए पैसे नहीं बना रही तो आपके लिए कहां से बनाएगी। छालों में निकलने की कोशिश कीजिए, और बहुत ज़्यादा इस तरह के बाजार में ना रिस्क कम से कम लीजिए और हाई क्वालिटी के स्टॉक्स में जाइए तो आपको रिटर्न बनेगा अच्छा। ये लर्निंग है। चलिए, आज मुंबई में ज़बरदस्त बारिश का माहौल है और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं रास्तों में। हवाई यात्राएं प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन्स कुछ जगहों की बंद हो रही हैं, कुछ जगह स्लो चल रही हैं,
मेरी सहयोगी अपर्णा पारुलेकर भी इस वक्त बीच रास्ते में कहीं अटक गई हैं। अपर्णा जी, कहाँ हैं आप इस समय? थैंक यू नीरज जी, पूछिए मत। मैं चेंबूर में अटकी हुई हूँ पिछले 2 hours 38 minutes से प्रिसाइजली, फ्रॉम मुलुंड टू चेंबूर 2.25 घंटे हो चुके हैं सर। तो अभी वहाँ पे क्या स्थिति, जरा बताइए। पानी बहुत भरा हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया है या थोड़ा बहुत चल रहा है? नहीं, स्लो मूविंग है, हाँ। बट फ्रॉम घाटकोपर टू कायन बिल्कुल ही रुक गया है। हाँ। और बारिश कुछ समय पर थोड़ी कम थी, बट अभी दोबारा शुरू हो गई है, तो दैट्स द रीजन वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया है रोड। एंड सेंट्रल लाइन की रेलवे भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, भांडुप से लेके कायन कुर्ला आगे बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल अटक गई हूँ मैं। तो अभी कैसे वापस कैसे जाओगे आप? मैं तो करो वर्क फ्रॉम होम करो आज आप। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी, ओनर के बदले सर आज वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ जोश के साथ। नहीं, मैंने अपने ग्रुप में लिख दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए और ध्यान रखिए अपना, वापस कैसे जाएंगे ये सोचिए। और चूंकि पानी भरा हुआ तो बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आजकल बहुत दिक्कतें हम लोग सुन रहे हैं। और ये स्थिति मुंबई की है। ये देखिए, मेरी सहयोगी हैं जो ऑफिस के लिए निकली, 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए अभी एक ही जगह पे फंसी हुई है, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा लॉगिंग हो गई है। अब इसमें क्या कहें, बीएमसी को दोष दें, सरकार को दोष दें, या किसको कहें? ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं। ट्रेन्स देखिए, अब पटरियों में पानी भर गया। पटरी के ऊपर जब पानी चला जाता है तो ट्रेन्स रुक जाती, क्योंकि क्रॉसओवर में ट्रेन्स को दिक्कत होती है। सिग्नलिंग के भी इश्यूज़ आते हैं यहाँ पे। फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या इम्पैक्टेड हैं तो फुल रिफ़ंड दे रहा है इंडिगो, या वो आप कोई दूसरी फ़्लाइट लेना चाहें तो वो स्थिति है। तो बहुत मुश्किल की स्थिति आज मुंबई वालों के लिए है। और एक जानकारी बता दूं कि 1:50 पर हाई टाइड भी है। अनुमान है कि 4 मीटर 40 सेंटीमीटर तक की लहरें उठ सकती हैं और बारिश रहेगी तो और दिक्कत हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिए। जो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो वो घर से काम कर लें, और कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों की छुट्टियां ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, मुंबई कर खास तौर पे। ज़रूरी ना हो तो घर से बिल्कुल मत निकलिए। छोटा सा एक ब्रेक। सरवन जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।